दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई फिल्म ड्राइव को। एक ऐसी कहानी जो आपको शुरू से आखिर तक बांधे रखेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और अब चलिए सीधे कहानी की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है संजीव नाम के एक शख्स के बारे में, जिसने लोगों को सच्चाई दिखाने के इरादे से साउथ इंडिया में एक न्यूज़पेपर शुरू किया था। धीरे धीरे ये अखबार इतना पॉपुलर हो गया कि देखते ही देखते उसकी कंपनी देश की टॉप न्यूज कंपनियों में शामिल हो गई। वक्त बीतता है और इस कंपनी की कमान संजीव के बेटे जय के हाथों में आ जाती है। अब संजीव की मौत के बाद जय ने यह कंपनी बेचने का फैसला कर लिया है। जय की ये डील अपोजिशन पार्टी के एक बड़े नेता से तय होती है, जो इसके बदले जय को पूरे 100 करोड़ रुपए देने को तैयार है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, जब तक पूरे पैसे जय के हाथ में नहीं आ जाते तब तक इस डील की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी को इसकी भनक लग गई तो जय की जिंदगी नर्क बन सकती है। इसी बीच हमें बताया जाता है कि जय इस वक्त एक फॉरेन कंट्री में है, जहां वो इंटरव्यू देने के बहाने आया हुआ है। इंटरव्यू के दौरान ही इंटरव्यूअर अचानक पूछ बैठती है कि सुनने में आ रहा है आप अपनी कंपनी बेच रहे हैं। यह सवाल सुनते ही जय घबरा जाता है, तुरंत कैमरा बंद करवाता है और गुस्से में पूछता है कि तुम्हें यह सवाल पूछने को किसने कहा और तुम्हें यह सब पता कैसे चला। तब वो लड़की शांति से कहती है कि सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता, आप एक बार सिद्दीकी सर से बात कर लीजिए। असल में सिद्दीकी जय के साथ काम करता है। जय जब सिद्दीकी से बात करता है तो सिद्दीकी उसे समझाता है कि यह इंटरव्यू बाद में टेलीकास्ट होगा, तब तक डील भी पूरी हो जाएगी और तुम तो वैसे भी लंदन शिफ्ट होने वाले हो, इसलिए सच बता देने में कोई दिक्कत नहीं है। आखिरकार जय मान जाता है और इंटरव्यू पूरा कर देता है। इसके बाद जय के पास उसकी पत्नी शिया का फोन आता है, जो अपने बच्चे के साथ बर्लिन में रहती है। जय खुशी खुशी बताता है कि डील फाइनल हो चुकी है और बहुत जल्द अब सब कुछ सेट हो जाएगा। अब हमें काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस साथ में लाइफ एंजॉय करेंगे। ये सुनकर शिया भी खुश हो जाती है। जय उसे बताता है कि उसने कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं, शाम को जब वो आएगा तो दोनों साथ में खोलेंगे। इतना कहकर जय अपनी कार से निकल पड़ता है। रास्ते में जय को उसके दो जिगरी दोस्तों का कॉल आता है। एक है मशहूर एक्टर अजय और दूसरा है सर्जन ईशान। दोनों उसके बचपन के दोस्त हैं। जय उनसे कहता है कि 3 दिन बाद वो सब मिलेंगे और साथ में अच्छा वक्त बिताएंगे, इसलिए दोनों लंदन आने की तैयारी कर रहे होते हैं। दोस्तों से बात खत्म होने के बाद जय बर्लिन की तरफ बढ़ जाता है। इसी दौरान हमें एक रहस्यमयी आदमी दिखता है, जिसने मास्क पहन रखा है और किसी सिस्टम को हैक कर रहा है। धीरे धीरे साफ हो जाता है कि यह आदमी जय पर नजर रखे हुए है। तभी जय के फोन पर उसी हैकर का कॉल आता है। वो कहता है, मुझे तेरे कालीराज के बारे में सब पता है। जय को लगता है कि शायद उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं, इसलिए वो फोन काट देता है। लेकिन तभी जय के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें दिखता है कि उसके अकाउंट से अपने आप 1 करोड़ रुपए कट चुके हैं। कुछ ही सेकंड बाद हैकर दोबारा कॉल करता है और तंज कसते हुए कहता है, 100 करोड़ में से 1 करोड़ ले लिया, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। ये सुनते ही जय के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये सब इसे कैसे पता। हैकर आगे कहता है कि तेरा बाप अच्छा इंसान था, लेकिन पैसों के लालच में वो भी करप्ट हो गया और तू तो उससे भी बड़ा करप्ट निकला। तूने ना जाने कितना काला पैसा जमा किया है और तेरे सारे राज मुझे पता है, इसलिए मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। इसी बीच जय को दूसरे न्यूज चैनल के मालिक अय्यर का फोन आता है। हैकर ने उसे 100 करोड़ की डील के बारे में सब बता दिया होता है। अय्यर साफ कह देता है कि अब यह खबर बहुत बड़ी बनेगी। इतना कहकर वो फोन काट देता है और जय कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम न्यूज चैनल पर देखते हैं कि अय्यर ने जय की डील को एक्सपोज कर दिया है। इतना ही नहीं, जिस मंत्री से जय की डील हुई थी उसकी एक सीक्रेट वीडियो भी हैकर ने अय्यर को भेज दी होती है। यह सब देखकर जय का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह फंस चुका होता है। थोड़ी देर बाद जय को सिद्दीकी का कॉल आता है। सिद्दीकी गुस्से में पूछता है कि यह सब लीक कैसे हुआ। वो कहता है कि अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो कंपनी बिकने से पहले ही तबाह हो जाएगी और जय को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तभी हैकर एक बार फिर जय को कॉल करता है। इस बार जय गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि तुझे जितना पैसा चाहिए बता, मैं दे दूंगा। लेकिन हैकर साफ कह देता है कि उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, उसे तो बस जय को सबक सिखाना है। इसी दौरान जय की कार एक लड़की की कार से टकरा जाती है। लड़की पुलिस बुलाने की धमकी देने लगती है। यह सब देखकर हैकर को लगता है कि इसमें टाइम वेस्ट होगा, इसलिए वो पूरे एरिया के ट्रैफिक सिग्नल को हैक कर देता है। जैसे ही लड़की अपनी कार आगे बढ़ाती है, उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। ये नजारा देखकर जय के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि यह हैकर बेहद खतरनाक है। तभी हैकर कहता है, मैं तुझे पूरी तरह बर्बाद करके रहूंगा, तू बस देखता रह। तूने अब तक ना जाने कितने लोगों की लाशों पर चढ़कर यह दौलत कमाई है और सरकार के सारे काले कारनामे तूने अपनी न्यूज में छुपाए हैं। इस पर जय कुछ भी बोल नहीं पाता। हैकर की बातों ने उसे अंदर तक हिला दिया होता है।
कॉल कट होते ही जय सीधे अपनी साइबर टीम को फोन करता है और सख्त लहजे में कहता है कि किसी भी हाल में इस हैकर का पता लगाओ। लेकिन उधर से जवाब आता है कि यह पूरा अटैक जय के अपने ही फोन के जरिए हुआ है। फोन पूरी तरह से कंट्रोल में था और बाहर से वे कुछ भी नहीं कर सकते। इतने में सिद्दीकी का फोन आता है। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही होती है। वो कहता है कि अब सरकार भी हमारे पीछे पड़ सकती है। किसी भी हाल में कंपनी जल्दी से बिक जानी चाहिए, वरना हालात बहुत खराब हो जाएंगे। ये सुनते ही जय और डर जाता है। बिना एक सेकंड सोचे वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। इसके बाद जय एक छोटी सी मोबाइल शॉप पर जाता है और वहां से एक सिंपल सा फोन और नई सिम खरीदता है, ताकि कम से कम सिद्दीकी और अपने भरोसेमंद लोगों से बात कर सके। नया फोन चालू करते ही जय सबसे पहले अपने पिता के पुराने वकील राव को कॉल करता है। जय सीधा सवाल पूछता है कि अगर मेरे नाम पर बहुत सारी प्रॉपर्टी हो तो क्या टैक्स डिपार्टमेंट सब सीज कर सकता है। राव थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है कि टैक्स बचाने के लिए उन्होंने काफी गड़बड़ की है, इसलिए दिक्कत तो आ सकती है। तभी जय एक और बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि जो एनजीओ उन्होंने गरीब बच्चों की मदद के लिए बनाया था, उसमें आने वाले फंड का सिर्फ 30% ही चैरिटी में लगाया गया। बाकी 70% उसने स्विस बैंक में ट्रांसफर करवा दिया था। ये सुनकर राव भी भड़क जाता है और जय को सुनाने लगता है कि तुम यहां तक गिर चुके हो कि चैरिटी का पैसा भी खा गए। लेकिन जय झल्लाकर कहता है कि मुझे भाषण मत दो, ये बताओ कि मैं क्या करूं। राव साफ कह देता है कि टैक्स चोरी का मामला खुलते ही पुलिस तुम्हें पकड़ सकती है और अरेस्ट भी हो सकता है। डरा हुआ जय पूछता है कि अगर वो लंदन भाग जाए तो क्या खतरा कम हो जाएगा। राव कहता है कि हाँ, अक्सर ऐसे करोड़पति लंदन ही भागते हैं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें आज ही रात में लंदन पहुंचना होगा, क्योंकि जैसे ही कल इंडियन एम्बेसी खुलेगी तुम्हारी खबर वहां पहुंच जाएगी और फिर तुम देश से बाहर नहीं जा पाओगे। ये सुनते ही जय बिना देर किए अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और चार्टर प्लेन बुक करने को कहता है। साथ ही ये भी कह देता है कि अगर चार्टर ना मिले तो किसी भी फ्लाइट का टिकट बुक कर दो, उसे हर हाल में लंदन जाना है। लेकिन तभी हालात और बिगड़ जाते हैं। जय की कार, जिसे हैकर पहले से कंट्रोल कर रहा होता है, उसकी स्क्रीन पर अचानक एक वीडियो चलने लगती है। वीडियो में जय किसी लड़की के साथ इंटीमेट नजर आ रहा होता है। ये देखकर जय के हाथ कांपने लगते हैं। उसे डर सताने लगता है कि अगर ये वीडियो बाहर आ गई तो उसकी शादी टूट जाएगी। उसी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, अपना फोन चालू कर, वरना ये वीडियो श्रिया तक पहुंचा दूंगा। घबराकर जय तुरंत अपना फोन ऑन कर लेता है। उसी वक्त श्रिया का फोन आ जाता है। जय को लगता है कि शायद उसे सब पता चल गया है, लेकिन श्रिया बस यही पूछ रही होती है कि तुम कब तक आओगे। ये सुनकर जय राहत की सांस लेता है। उसे समझ आ जाता है कि अभी तक श्रिया को कुछ पता नहीं चला। कुछ देर बाद हैकर फिर से कॉल करता है। जय टूटे हुए लहजे में कहता है कि तूने मेरा बिजनेस बर्बाद कर दिया, लेकिन प्लीज मेरी फैमिली को इसमें मत घसीट। इस पर हैकर ठहाका लगाता है और कहता है कि ये तो अभी शुरुआत है मेरे लाल, अभी तो पिक्चर बाकी है। फिर वो एक और लाइन बोलता है जो जय के दिल में छुरा घोंप देती है। वो कहता है, अब तेरे दोस्तों की बारी है। इतने में जय के फोन पर ईशान का कॉल आता है। ईशान बताता है कि अजय अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहा था, तभी एक ड्रोन उससे टकरा गया और उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। अजय की हालत बेहद गंभीर है। ये सुनते ही जय को समझ आ जाता है कि वो ड्रोन भी उसी हैकर ने हैक किया होगा। अब जय पूरी तरह टूट चुका होता है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर ये हैकर उसके पीछे क्यों पड़ा है। मदद की आखिरी उम्मीद में जय अपने एक जान पहचान वाले पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है, लेकिन वो भी हाथ खड़े कर देता है क्योंकि जय के पास हैकर का नाम तक नहीं होता। इसी बीच हैकर का फोन फिर आता है। वो कहता है कि तेरे पीछे एक कार आ रही होगी, अगर तू उसका पीछा करेगा तो शायद मेरे बारे में कुछ जान पाएगा। वैसे भी तुझे तड़पते देखने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है। जय उस कार का पीछा करता है। कार उसे एक सुनसान ग्राउंड के पास ले आती है। वहां एक मास्क पहने हुए आदमी दिखाई देता है। जय गुस्से में उस पर टूट पड़ता है और उसे मारने लगता है, लेकिन वो आदमी बताता है कि उसे सिर्फ हायर किया गया था। वो जय को एक बॉक्स देता है और वहां से चला जाता है। जय कांपते हाथों से बॉक्स खोलता है। अंदर उसकी स्कूल टाइम की एक पुरानी फोटो होती है। फोटो के पीछे सिर्फ एक नाम लिखा होता है, जोन। ये देखते ही जय के होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब कहां से निकलकर सामने आ गया। यही से कहानी हमें जय के अतीत में ले जाती है। स्कूल के दिनों में जय को एक लड़की पसंद थी, लेकिन वो लड़की जोन नाम के एक लड़के से बातें करती थी। जलन में आकर जय अजय और ईशान के साथ मिलकर जोन के रूम में घुस गया और उसे बुरी तरह पीट कर भाग गया। इसके बाद जोन ने उस लड़की से बात करना बंद कर दिया। वो कई कई दिन स्कूल नहीं आता था और लड़की भी अंदर से टूट चुकी थी। लेकिन जय का गुस्सा यही नहीं रुका। जब उसे लगा कि वो लड़की अब भी जोन को पसंद करती है तो उसने उसे पूरी तरह तोड़ने का फैसला किया। तभी उसे पता चला कि जोन किसी बीमारी से जूझ रहा है। जय और उसके दोस्तों ने पूरे स्कूल में यह अफवाह फैला दी
कि जोन को एड्स है। इस अफवाह के बाद कोई भी जोन से बात नहीं करता। वो पूरी तरह अकेला पड़ जाता है और आखिरकार इस टॉर्चर से तंग आकर जोन ने एक दिन स्कूल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। जय तुरंत ईशान को कॉल करता है और उसे सब कुछ बताता है। वो घबराए हुए लहजे में कहता है कि जॉन तो मर चुका है, फिर उसके पीछे आखिर कौन पड़ा है। इस पर ईशान एक ऐसी बात कहता है जो जय के पैरों तले जमीन खिसका देती है। ईशान बताता है कि जॉन का एक छोटा भाई भी था। यही से जय को सब समझ आने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि जॉन की मौत का बदला उसका छोटा भाई ले रहा है। इसी बीच जय एक लड़की को कॉल करता है जो उसके स्कूल के उस सर की बेटी होती है। बातों बातों में जय को पता चलता है कि उसके वो सर कई साल पहले ही मर चुके हैं। असल में उन्हीं सर को जय के पिता ने पैसे खिलाए थे ताकि जॉन की मौत के मामले में जय और उसके दोस्तों पर कोई एक्शन न लिया जाए, क्योंकि जॉन ने जय और उसके दोस्तों के टॉर्चर से परेशान होकर ही आत्महत्या की थी। अब जय को पूरा भरोसा हो जाता है कि ये सब कुछ जॉन का भाई ही कर रहा है और उसका मकसद सिर्फ बदला लेना है। जय जब दोबारा ईशान को कॉल करता है तो ईशान की हालत ठीक नहीं होती। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। वो बताता है कि उसने बाहर से खाना मंगाकर खाया था और तभी से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जय तुरंत समझ जाता है कि इस खाने में भी हैकर ने कुछ मिलाया होगा, लेकिन इससे पहले कि जय कुछ कर पाता, ईशान की मौत हो जाती है। ये खबर जय को अंदर तक तोड़ देती है। एक तरफ उसका दोस्त मर चुका होता है और दूसरी तरफ वो खुद को पूरी तरह बेबस महसूस करता है। अब सीन बदलता है। एक तरफ हैकर अपनी जीत पर खुशी से झूम रहा होता है और दूसरी तरफ जय के होश उड़ चुके होते हैं। वो बिना वक्त गंवाए अपने जान पहचान वाले पुलिस ऑफिसर को फोन करता है और कहता है कि जोन डिकोस्टा नाम के लड़के के पिता डेविड डिकोस्टा इस वक्त कहां है, इसका पता लगाया जाए। जय को यकीन होता है कि अगर डेविड तक पहुंच गए तो हैकर तक भी पहुंच जाएंगे। कुछ ही देर बाद हैकर खुद जय को कॉल करता है। जय उससे कहता है कि अब मैं जान गया हूं तू कौन है, लेकिन जोन की मौत मेरी गलती नहीं थी, मैं तब बहुत छोटा था। इस पर हैकर गुस्से में जवाब देता है कि तेरे कारण मेरा भाई मरा, उसके गम में मेरी मां भी चल बसी, फिर मेरे पिता भी बीमार पड़े और उनकी भी मौत हो गई और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि तुझसे बदला जरूर लूंगा। इसके बाद हैकर जय को बताता है कि अगर वो अपनी फैमिली को बचाना चाहता है तो उसे उसका कहां मानना होगा। वो कहता है कि उसने गिफ्ट बॉक्स में बम रखा है और अगर जय ने उसका एक काम नहीं किया तो वो बम फट जाएगा। ये सुनते ही जय टूट जाता है। वो गिड़गिड़ाकर कहता है कि जो कहोगे मैं करूंगा, बस मेरी बीवी और बच्चे को कुछ मत करना। हैकर के कहने पर जय एक खास लोकेशन पर पहुंचता है। वहां कुछ लड़कियों को रशियन माफिया ने कैद कर रखा होता है। हैकर जय को बताता है कि उसने पहले ही पुलिस को इस जगह की सूचना दे दी है। अब अगर पुलिस यहां पहुंचती है और जय लड़कियों के साथ दिखता है तो रशियन माफिया के साथ साथ जय भी पकड़ा जाएगा। मतलब चाहे जो हो, जय फंसने वाला है। हैकर जय से कहता है कि एक ही रास्ता है, रशियन माफिया को खत्म करो और लड़कियों को बचा लो। तभी रशियन जय पर हमला कर देते हैं। जय जान की बाजी लगाकर एक एक करके सबको मार देता है और पुलिस के आने से पहले वहां से निकल जाता है। हालांकि जाते जाते वो लड़कियों को आजाद कर देता है। ये सब देखकर हैकर भी जय की तारीफ करता है और कहता है कि काम तो तूने अच्छा किया, लेकिन इसके बाद वो एक और डरावनी शर्त रख देता है। वो कहता है कि अगर तू 10 मिनट मेरे अपनी फैमिली के पास नहीं पहुंचा तो बम फट जाएगा। जय पागलों की तरह अपनी कार दौड़ाता है क्योंकि उसका घर पास ही होता है, लेकिन तभी हैकर कार को भी हैक कर लेता है और गाड़ी बीच रास्ते में रुक जाती है। मजबूर होकर जय दौड़ने लगता है। टाइम तेजी से खत्म हो रहा होता है। 10 मिनट पूरे होने में सिर्फ 2 मिनट बचे होते हैं। जय को कुछ समझ नहीं आता, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तभी हैकर का फोन आता है। वो कहता है कि अगर बम का ब्लास्ट रोकना है तो अपने फोन में एक कोड डाल दे। जय बिना एक पल गवाए बताया हुआ कोड डाल देता है। कोड डालते ही टाइमर रुक जाता है। जय भागता हुआ घर पहुंचता है और गिफ्ट बॉक्स खोलता है, लेकिन बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं होता। कुछ ही देर बाद हैकर फिर फोन करता है और बताता है कि बॉक्स में कोई बम नहीं था। यह सब सिर्फ उसका प्लान था। असल में वो चाहता था कि जय रशियन माफिया के हाथों मारा जाए, लेकिन जब जय वहां से बच निकला तो उसने दूसरा रास्ता चुना। हैकर बताता है कि जय के फोन से डाले गए उस कोड की मदद से उसने CIA के सर्वर को हैक कर लिया। यानी अब तक CIA को जय की लोकेशन मिल चुकी होती है और इंटरनेशनल हैकिंग के जुर्म में जय को कम से कम 20 साल की सजा होने वाली होती है। इतना कहते ही वहां पुलिस पहुंच जाती है और जय को हैकिंग के आरोप में अरेस्ट कर लिया जाता है। इस तरह हैकर का पूरा प्लान कामयाब हो जाता है। इसके बाद हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब हैकर का चेहरा सामने आ चुका होता है और वो अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है। तभी उसके फोन पर जय का कॉल आता है। जय कहता है कि जेल में रहकर उसने भी ये गेम सीख लिया है। जिस तरह तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की, उसी तरह मैं भी तुझसे बदला लेने जरूर आऊंगा।
हैकर भी जवाब देता है कि आजा, मैं डरता नहीं हूं तुझसे, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। साथ ही इसका पार्ट 2 भी अनाउंस कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहीं पर इस खतरनाक खेल का पहला चैप्टर खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इसका पार्ट 2 आने वाला है, जहां बदला, दर्द और दिमागी गेम और भी खतरनाक लेवल पर पहुंचने वाले हैं। अब बताइए, आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? क्या जय को उसकी करनी की सजा मिली, या फिर कहानी ने आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया? अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करना, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही तेज, डार्क और दिमाग घुमा देने वाली फिल्में पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही अगर आपने अभी तक मिसेस देशपांडे वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, तो वो वीडियो भी जरूर चेक कीजिए। कहानी छोटी है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत गहरा छोड़ती है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।